क्लास 11th। आज इस वीडियो में हम स्ट्रेट लाइन का जो फर्स्ट चैप्टर है एक्सरसाइज 10.1 उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें टोटल 14 क्वेश्चंस हैं, तो वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें मोबाइल में मैंने बुक खोल के रखी हुई है एक्सरसाइज 10.1, तो एक एक क्वेश्चन हम करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, draw a quadrilateral in the Cartesian plane whose vertices are -4,5, 0,7, 5,-5 and -4,-2. Also find its area. तो सबसे पहले हम टू डी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा ओरिजिन है 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं, -6। इधर 1 2 3 4 5 6। इसको थोड़ा और ऊपर की तरफ चले जाते हैं, ये 7। ठीक है, तो अब देखो इसमें हमें जो पॉइंट्स दिया हुआ है वो कौन कौन सा है। एक पॉइंट दिया हुआ है -4,5, 0,7, 5,-5 और -4,-2। ठीक है, ये चार पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम इन चारों पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। तो -4,5, -4 ये हो गया और 5 इसके ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा माइनस, इसको पहले मिटा दें। -4,5 हम यहाँ पे कर देते हैं -4,5। फिर 0,7, तो 0 ये हुआ और 7 ये पॉइंट हो गया 0,7। फिर 5,-5, x पे 5 और इसी के अच्छा यहाँ पे हमने छोड़ दिया है -1 -2 -3 -4 -5। तो हमें 5,-5 लोकेट करना है। तो ये 5 हुआ, 5 के नीचे जाएंगे तो ये -5, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 5,-5। फिर नेक्स्ट है -4,-2, तो -4 ये हुआ और उसके नीचे जाएंगे -2 तक, ये पॉइंट हो जाएगा -4,-2। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है, इसको हम ऐसे मिला दें, स्केल से मिलाना था। इसको जो है ऐसे मिला के तो फिर इसको ऐसे। ठीक है, तो ये जो है हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, अब इस क्वाड्रिलेटरल का हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए देखो क्या करेंगे कि हम इसके डायगोनल्स को मिला देंगे। ठीक, हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर हम डायगोनल्स को ज्वाइन कर देते हैं तो वो दो ट्रायंगल में डिवाइड हो जाते हैं, और जैसे ही दो ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा तो हम दोनों ट्रायंगल का अलग अलग एरिया निकाल के उनको प्लस कर देंगे। अब जैसे ये ट्रायंगल अगर हम नाम दे दें ए बी सी डी, ए बी सी डी हमारा क्वाड्रिलेटरल है। इसमें हमारे दो ट्रायंगल बन गए, एक ए बी सी और एक ए डी सी। ठीक, इन दोनों ट्रायंगल का हमें बारी बारी एरिया निकालना है। तो ट्रायंगल ए बी सी में जो हमारे वर्टेक्स हैं वो कौन कौन से हैं, -4,5, -4,2 और 5,-5। और जो ट्रायंगल दूसरा वाला है हमारा ए डी सी,
उसमें हमारा जो तीनों वर्टेक्स है वो है -4,5। ये डी जो है हमारा कितना है भाई 0,7, तो 0,7 और थर्ड है 5,-5। ठीक है, अब क्या करें, सबसे पहले इसको हम पहले मिटाते हैं। अब हम बारी बारी से दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएंगे हम क्या, हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट मेरा x1 y1 हुआ, ये x2 y2 हुआ, ये x3 y3 हुआ। इसमें हम पुट कर दें तो ये हो जाएगा 1/2 x1 यानी कि -4 इंटू y2 माइनस y3 मीन्स -2 -5, फिर प्लस x2 की जगह है -4, y3 है -5 माइनस y1 है हमारा 5, फिर प्लस x3 है हमारा 5 और y1 माइनस y2 मीन्स 5 -2, तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 1/2 -4 इंटू -7 फिर -4 इंटू -10 प्लस 5 इंटू 7, ये हो गया 1/2 प्लस 28 प्लस 40 प्लस 35 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 68 प्लस 30 98 103, ठीक, इज इक्वल टू 103/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब इसी तरह हम सेकंड ट्रायंगल का भी एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू हाफ x1, फिर से फॉर्मूला लिख रहे हैं, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अब ये हो जाएगा हाफ x1 की जगह हम लिखेंगे -4, y2 है 7 माइनस y3 भी है -5, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे देखो एक जगह माइनस में गड़बड़ हो गया है, y2 माइनस y3 था तो -2 माइनस -5 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है ना, तो सॉरी यहाँ पे +5 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3, तो ये होगा यहाँ पे -12, तो 75, ये हो जाएगा 63/2। ठीक है, तो अब देखो x1 हो गया -4 इंटू y2 है 7 माइनस y3 है -5, तो प्लस हो गया, फिर प्लस x2 0 y3 माइनस y1 तो -5 माइनस y1 -5 प्लस x3 यानी कि 5 y1 माइनस y2 मीन्स 5 - 7, ये होगा 1/2 -4 इंटू 12, ये तो +0 हो गया, प्लस 5 इंटू -2, 1/2 -48 -10। ठीक है, तो ये हो जाएगा -58/2 मीन्स -29। अब एरिया कभी नेगेटिव में तो होती नहीं है, ठीक है,
तो इसलिए हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 29 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब पूरा जो ABCD क्वाड्रिलेटरल था उसका एरिया निकालने के लिए क्या करें, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमारा आया है 63/2 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC है 29। उसमें एलसीएम ले लेंगे तो 2 1 एलसीएम 2, 63 प्लस 58 कितना हो जाएगा 121/2 स्क्वायर यूनिट्स। आंसर देख लो, कहीं कोई दिक्कत तो ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। The base of an equilateral triangle with side 2A lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at the origin. Find vertices of the triangle. अब देखो, ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अब इसमें कह रहा है कि जो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसका जो बेस है वो वाई एक्सिस के अलोंग है और उसका लेंथ 2a है। ठीक, 2a है, और इसमें ये भी कह रहा है कि जो इसके बेस का जो मिड पॉइंट है वो हमारा ओरिजिन है। इसका मतलब ओरिजिन से ऊपर की तरफ a होगा, नीचे की तरफ भी a होगा। ठीक है, ठीक, तो अब ये अगर 2a है तो ये भी 2a होगा, ये भी 2a होगा, ये और ये पूरा का पूरा हमारा कितने का होगा भाई, 2a का होगा। इसमें से ये a है, ये a है, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा 0,a। ठीक है, सिमिलरली ये जो पॉइंट होगा वो पॉइंट होगा 0,-a। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट हमें निकालना है, ये सपोज ये तो 0,0 ही होगा। ठीक है ना, अब इसके लिए ये वाला पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करें, हम डिस्टेंस फार्मूला लगा दें। जैसे अब ये जो पॉइंट है हमारा, ये तो एक्स एक्सिस का पॉइंट है, तो इसमें इसका जो जनरल पॉइंट होगा वो होगा x,0। ठीक है, तो हम क्या करें कि इन दोनों पॉइंट्स की या फिर नाम दे दें कुछ a b c d। हम a b निकालें और a d निकालें और दोनों को इक्वेट कर दें। ठीक है, तो a b इज इक्वल टू a d, या फिर अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर हो जाएगा। अब ए बी स्क्वायर मतलब क्या, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, इसका मतलब x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, मीन्स 0 - x का होल स्क्वायर प्लस -a - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, या फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर निकालने से ज़्यादा अच्छा है। ए बी स्क्वायर अगर ए डी स्क्वायर निकाल दोनों को इक्वेट कर देंगे तो एक्स कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो हम क्या करें, ए बी और इस बी डी को इक्वेट कर दें।
ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर तो ये हो गया, अब बी डी स्क्वायर अगर हम करें तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ए माइनस और ये माइनस ए है, ए प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 प्लस ए 2 ए का स्क्वायर 4a स्क्वायर, ठीक है, 4a स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना होगा भाई 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3a स्क्वायर इज इक्वल टू a रूट 3, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा a रूट 3। तो ये जो पॉइंट होगा प्लस माइनस में आएगा ऑफकोर्स, तो ये जो पॉइंट होगा वो हमारा माइनस ए रूट 3 कॉमा 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये जो है वो माइनस ए रूट 3 कॉमा 0 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Find the distance between P x1 y1 and Q x2 y2। दो पॉइंट्स हैं P x1 y1 और Q x2 y2, ये दो पॉइंट्स हैं। अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। इफ फर्स्ट PQ is parallel to y axis, ठीक है। तो देखो P ये है और सपोज ये Q है, तो अगर ये जो PQ है, P का कोऑर्डिनेट कितना है x1, y1, Q का कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो ये जो PQ है जब y एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब कि जो x1 और x2 है वो तो सेम हो जाएगा, ठीक है ना। x1 और x2 दोनों सेम है, x कोऑर्डिनेट दोनों का सेम होगा, लेकिन जो y कोऑर्डिनेट है वो अलग होगा। तो y कोऑर्डिनेट के लिए PQ इज इक्वल टू हो जाएगा सिंपल y2 माइनस y1, क्योंकि y2 हमें ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम ये पूरा का पूरा हाइट निकालें और उसमें से ये P तक की हाइट को माइनस कर दें। तो ये पूरी हाइट हमारी y2 है, उसमें से हम ये वाला पोर्शन यानी कि जो y1 है उसको माइनस अगर कर दें तो हमें PQ मिल जाएगा। PQ इज इक्वल टू y2 माइनस y1, ठीक है। अब सेकंड केस में कह रहा है कि इफ PQ इज पैरेलल टू द x एक्सिस, PQ इज पैरेलल टू द x एक्सिस, ठीक है। PQ अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो हम फिर से ऐसे खींच लें, मान लो P और ये Q है। P का कोऑर्डिनेट है x1, y1, Q का कोऑर्डिनेट है x2, y2। अब P और Q को अगर हम मिलाएं तो कह रहा है कि ये जो लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर ये x एक्सिस के पैरेलल, इसका मतलब P पे जो हाइट होगी वही हमारी Q पे भी हाइट होगी। इसका मतलब जो हमारा y1 और y2 होगा वो सेम होगा, ठीक है ना। y1 और y2 जब सेम हो जाएगा तो हम PQ अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करें, ओरिजिन से हम पूरा Q तक की डिस्टेंस देखें और उसमें से हम ओरिजिन से P तक की डिस्टेंस को माइनस कर दें। तो ओरिजिन से Q की डिस्टेंस कितनी है,
ओरिजिन से क्यू की डिस्टेंस तो x2 है, इसमें से हम माइनस कर देंगे ओरिजिन से p की डिस्टेंस यानी कि x1, पी क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बेटा क्या है कि फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 7,6 एंड 3,4। सपोज कोई एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, मान लिया कि x,0। एक्स एक्सिस पे अगर वो पॉइंट, इसका मतलब उसका जनरल कोऑर्डिनेट कैसा होगा, उसमें y कोऑर्डिनेट 0 होगा, x,0 वो जनरल पॉइंट हो जाएगा। तो इसमें सपोज दो पॉइंट्स हैं 7,6 एंड 3,4। 3 सपोज यहाँ पे हम बनाते हैं x,0 और ये 3,4 सपोज यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से तुम्हें ये बताना है कि ये पॉइंट कौन सा होगा कि इस पॉइंट का 3,4 से जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस इस पॉइंट का 7,6 से है। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल है। ठीक है, तो अब क्या करना है देखो, तो चूंकि साफ साफ इसमें कह रहा है कि ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर है, इसको नाम दे दें अगर ए बी सी, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, इसका मतलब ए बी का स्क्वायर जो होगा वो भी ए सी स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम इन दोनों का खाली डिस्टेंस फॉर्मूला से एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 16 इज इक्वल टू 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 36। अब एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 6 माइनस 14x इधर लेके आएंगे तो प्लस 14x और माइनस 6x मिलकर हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 9 प्लस 16 25 उधर जाएगा तो माइनस 25 और 49 प्लस 36 है 85, तो 85 माइनस 25 550 60 आ जाएगा। 8x की वैल्यू x इज इक्वल टू 60/8, 4 2 जा 8 4 15 जा, x इज इक्वल टू 15/2। इसका मतलब जो हमारा पॉइंट होगा वो कौन सा पॉइंट होगा भाई, 15/2, 0। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Find the slope of a line. Find the slope of a line which passes through the origin. तुम्हें एक ऐसे लाइन का स्लोप बताना है जो कि ओरिजिन से पास करता है एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P0, -4 एंड B8, 0। क्वेश्चन नंबर 5। देखो, जो एक ऐसा लाइन है जो कि 0 से पास करता है, ओरिजिन से पास करता है और मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 0, -4, तो 0, -4 सपोज यहाँ पे है और 8, 0 जो है सपोज यहाँ पे है। ठीक है, हम इन दोनों को मिला दें। ठीक है, तो कह रहा है कि ऐसा पॉइंट लाइन का स्लोप बताना है जो कि इन दोनों के मिड पॉइंट से पास होता हो और वो ओरिजिन से पास होता हो। इसका मतलब वो लाइन कौन सी है भाई, ये लाइन है। ठीक है, तो इस लाइन का हमें स्लोप बताना है यानी कि m बताना है। ठीक है,
तो अब देखो भाई, हमें स्लोप निकालने के लिए 2 पॉइंट की ज़रूरत है। तो एक पॉइंट तो मालूम है कि ये 0,0 है क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है, तो 0,0 से पास हो रहा है। अब दूसरा पॉइंट हमारा ये है, तो अब ये पॉइंट निकालने के लिए क्या करें, चूँकि हमें पता है कि ये इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट है, तो हम सिंपल मिड पॉइंट निकालें। मिड पॉइंट क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो ये हो जाएगा 0 + 8 यानी कि 8/2 4 और -4 + 0 -4/2 -2, 4, -2 हो जाएगा। अब बस इन दोनों का स्लोप निकालना है, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले लाइन का स्लोप निकालना है। m = पता है हमें कि y2 - y1 x2 - x1 होता है। तो y2 की जगह हो जाएगा -2 -y1 की जगह 0 x2 की जगह 4 -x1 की जगह 0। ये हो जाएगा -2/4, 2 × 2 2 × 2 4। सो m = -1/2 आंसर। क्लियर? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Without using the Pythagoras theorem, show that the points 4, 4, 3, 5 and -1, -1 are the vertices of a right angle triangle। हमें सपोज हम इसको नाम दे देते हैं कुछ A, ये B और ये C, ठीक है। तो A B C दिया हुआ है, हमें सिंपल ये पाइथागोरस थ्योरम को बिना इस्तेमाल किए हमें ये बताना है, मतलब प्रूफ करना है कि ये जो है हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, इसका मतलब क्या होना चाहिए, दो, एक ये जो परपेंडिकुलर होना चाहिए और एक बेस होना चाहिए। इसका मतलब जो दो स्लोप्स होंगी, जैसे हम ए बी का स्लोप निकालेंगे, बी सी का स्लोप निकालेंगे और ए सी का स्लोप निकालेंगे, ठीक है। तो अगर ये दोनों लाइन हमारी परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब इन दोनों का जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कोई भी दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम बारी बारी से ए बी का स्लोप निकालें, बी सी का स्लोप निकालें और ए सी का स्लोप निकालें। अगर तीनों में से कोई भी दो हमें ऐसे मिल जाए कि उनको मल्टीप्लाई करने पे -1 बनता है, तो फिर हम कहेंगे कि ये तीनों जो हैं हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, ठीक है। तो स्लोप ऑफ, सबसे पहले सपोज हम ए बी का निकालते हैं। तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो हमें पता है कि स्लोप क्या होता है, y2 - y1 x2 - x1। तो y2 है हमारा 5 -y1 है 4 x2 है 3 -x1 है 4। ये हो जाएगा 5 - 4 1 -1 हो गया। इसी तरह से अगर हम स्लोप ऑफ बी सी निकालें तो ये भी वही चीज़ आएगा, y2 - y1 x2 - x1। और यहाँ पे अब बी सी है तो इन दोनों पॉइंट्स को लेना पड़ेगा, ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा। तो y2 - y1 मीन्स -1 -5 -1 -3। ये हो जाएगा -6 -4। माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 2 × 4 2 3 × 6 = 3/2, ठीक है। और m ऑफ ए सी, हम ए सी का भी स्लोप निकालें। तो ए सी देखो ए और सी है, तो इसको x1 y1 मानना है, इसको x2 y2 मानना है। तो फॉर्मूला फिर से लिखेंगे, y2 - y1 x2 - x1। इसका मतलब y2 है हमारा -1 -x1 -4 x2 -1 -4। तो ये हो जाएगा -5 -5, ठीक। तो -5 से -5 कट जाएगा तो सिंपल 1 हो जाएगा, है ना। अब ध्यान देना कि जो ए बी है और जो ए सी है, दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करो, m ऑफ ए बी इंटू m ऑफ ए सी
इज इक्वल टू एम ऑफ ए बी तो हमारा -1 है और इंटू एम ऑफ ए सी हमारा 1 है। तो दो लाइन का यानी कि ए बी और ए सी जो है वो हमारा क्या है, दोनों का प्रोडक्ट, स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो हमारा -1 आ रहा है। इसका मतलब बी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, सी, ए बी और ए सी, इसका मतलब ए यहाँ पे है, बी और सी। ए बी और ए सी आपस में परपेंडिकुलर हैं, तभी ए बी और ए सी का जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो हमारा -1 हो रहा है। तो ये हमारा वेरिफिकेशन है, ठीक है। चूंकि दो लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट हमारा -1 आ रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो ट्रायंगल बी ए सी है वो हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। Find the slope of the line. Find the slope of the line which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y-axis measured anti-clockwise. ठीक है, कितना डिग्री बोल रहा है? 30 डिग्री, ठीक है, एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो अब इसमें देखो क्या है, अब इसमें कह रहा है कि ऐसा एक लाइन है जो कि जो तुम्हारा पॉजिटिव वाई एक्सिस है उससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। सपोज ये हमारा लाइन है, ठीक है, और ये जो लाइन है वो वाई के पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? तो अब स्लोप की जो ओरिजिनल डेफिनेशन थी वो क्या होता था कि किसी भी लाइन का स्लोप किस पे डिपेंड करता था? उसके इंक्लिनेशन के टैन पे, ठीक है ना। और इंक्लिनेशन कैसे लेते थे? एक्स एक्सिस से हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस लाइन तक बढ़ते थे। जितना थीटा होता था, जितना इंक्लिनेशन होता था, उसका टैन लगा के उसकी वैल्यू जो आती थी वही हमारी स्लोप होती थी, ठीक। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि वाई एक्सिस से तो हमारा ये 30 डिग्री है, तो हमें ये निकालना है कि ये पूरा एक्स एक्सिस से कितना है, ये पूरा यहाँ तक, ठीक है, पूरा यहाँ लाइन तक। तो देखो भाई, चूंकि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये तो हमें पता है कि ये 90 डिग्री है, ठीक, और ये 30 डिग्री दिया हुआ है। तो 90 + 30 मिला के ये पूरा नहीं हो जाएगा, ठीक। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 90 + 30 इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो इसका स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे? m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू tan 120 इज इक्वल टू tan 90 + 30। तो tan 90 + थीटा कितना होगा भाई? -cot थीटा, तो -cot 30। तो cot 30 की वैल्यू √3, ठीक है। तो ये जो लाइन है इसका जो स्लोप आएगा वो हमारा कितना आएगा? -√3। आंसर क्लियर? तो देखो भाई, आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन 7 तक हमने कराया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम 7 से लेके जो लास्ट क्वेश्चन है 14 तक उस पर ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो ऑफ करो।